Hello students, let's go to start the new topic of chapter first basic concepts of chemistry. ठीक है, तो बेटा लास्ट में हम लोगों ने केमिकल कॉम्बिनेशंस, गैलियो-साइक्स लॉ ये सारा कुछ पढ़ लिया था। आज का हमारा जो नया टॉपिक है ये है एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ से अब हम शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा एक टॉपिक ही चेंज हो रहा है, काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है यहाँ से। अभी तक काफ़ी कुछ बेसिक्स हम लोग पढ़ते आए थे। ठीक है, अब डेवलपमेंट, थोड़ा सा बढ़िया डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, तो एटॉमिक थ्योरी में क्या पढ़ने वाले हैं? हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि केमिकल कॉम्बिनेशन आ गया, फिर गैलियो-साइक्स लॉ आए, फिर बर्जेलियस वगैरह सब लगाए थे। बस एक चीज़ को समझ लेते हैं, वरना एक कन्फ्लिक्शन एक क्रिएट हो रहा था। ठीक है, तो उसको अगर ये नहीं समझे रहेंगे तो फिर थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, तो इसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक थ्योरी में क्या कहता है? एटम कहाँ से आया, एटम वर्ड कहाँ से आया? तो बहुत पहले हमारे यहाँ एक ऋषि थे, महर्षि कनद। ठीक है, कनद जी ने एक बुक लिखी थी वैशेषिका सूत्रा। तो वैशेषिका सूत्रा में उन्होंने मेंशन किया था कि जो पदार्थ होते हैं, यानी जिसे हम मैटर समझते हैं, ठीक है, पदार्थ वो बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है, बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं परमाणु। ठीक है, नाउ दिस डेज हम लोग क्या जानते हैं उसको? एटम। तो महर्षि कनद तो बहुत पहले बता गए थे। ठीक है, पर एटम नाम किसने दिया, ये चीज़ क्रेडिट किसको मिला? किसको मिला? कनद को? नहीं, कनद को नहीं मिला, ये मिला डेमोक्राइटस को। ठीक है, किसको मिला? डेमोक्राइटस, इनको मिला। ठीक है, डेमोक्राइटस को। तो डेमोक्राइटस ने क्या दिया था? एटम टर्म दिया था। तो टर्म एटम वाज गिवन बाय डेमोक्राइटस। सेम वही चीज़ कनद वाली बात इन्होंने भी कही थी। ठीक है, कनद जी बहुत पहले क्या गए थे, इन्होंने काफ़ी बाद में कहा था। बस फ़र्क ये था कि अंग्रेजी में बोले थे, हमारे यहाँ कनद साहब जो है ऋषि मुनि, वो संस्कृत में वो चीज़ बोलते थे। इतना ही फ़र्क था, देवनागरी भाषा थी, उनकी लिपि थी, यही फ़र्क थी। समझ में आ गया? तो डेमोक्राइटस इसने क्या दिया? इन्होंने कहा कि जो मैटर होता है, ठीक है, वो बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है, जो कि अनकटेबल या इनडिविजिबल होते हैं, उनको काटा या डिवाइड नहीं किया जा सकता, और उसे क्या कहते हैं हम? एटम। ठीक है, तो ये वर्ड एटम आया कहाँ से? एटमॉस। वर्ड कहाँ से आया? एटमॉस। एटमॉस का मतलब क्या होता है बेटा? एटमॉस का मतलब होता है अनकटेबल और इनडिविजिबल, जिसको काटा या डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है कि एटॉमिक टर्म किसने दिया था? ठीक है, तो टर्म किसने दिया था? डेमोक्राइटस ने। ये हमारा पहला पॉइंट है। कहाँ से दिया था? एटमॉस से। एटमॉस का मतलब क्या होता है? अनकटेबल और इनडिविजिबल, जिसको काटा या डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब जब डिटेल बात आई एटम के एक्सप्लेन करने की, ठीक है, डिटेल बात आई, तब कौन आए? डाल्टन साहब। तब कौन आए? डाल्टन साहब। और डाल्टन साहब ने एक बहुत बढ़िया डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया एटम का, जिसे हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो यहाँ से क्या शुरू होगा हमारा? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। समझ में आ गया? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब देखते हैं जरा डाल्टन साहब कर क्या रहे थे। तो डाल्टन साहब जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ना, उसको सेटिस्फाइड कर रहे थे। बात समझ आ गया? उसको क्या कर रहे थे? सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, उसी के बेस पे इन्होंने पूरी एटॉमिक थ्योरी डाली। अब इनके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट कि एटम्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स विच आर अनकटेबल और इनडिविजिबल। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट, मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, विच आर अनकटेबल और इनडिविजिबल नोन एज एटम। पहली बात। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कहा इन्होंने? सेकेंड पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। एक ही एलिमेंट के कितने भी एटम ले लीजिए, सभी हर मामले में क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। बेटा सेम और आइडेंटिकल का मतलब समझ रहे हैं? सेम का मतलब होता है कि किसी किसी प्रॉपर्टी में मैच करे, किसी में नहीं भी मैच किया तो कोई बात नहीं। से कहते हैं हमारे और इसके हेयर सेम है। तो एक्चुअली सेम होने का मतलब एकदम एक जैसे नहीं है, हाँ मिलते जुलते हैं, 100% नहीं है। ठीक है, और आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल का मतलब कि एकदम 100% मैच करना चाहिए, रत्ती भर भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उसे आइडेंटिकल कहते हैं।
क्लियर हो रही बात, ठीक है। तो इन्होंने सेकेंड पॉइंट क्या बोला था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। थर्ड पॉइंट क्या कहा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी अलग अलग जो एलिमेंट हैं उनके जो एटम्स होंगे वो हर मामले में डिफरेंस होंगे, ठीक है, हर मामले में अलग हो जाएंगे, क्लियर, ठीक है, हर मामले में डिफरेंस होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या कहा था इन्होंने कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स, यानी अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं ये आपस में कंबाइंड होते हैं, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर क्या बना रहा है, कंपाउंड एटम बना रहा है, ठीक है। एक्चुअली जो कंपाउंड्स हम कहते हैं मॉलिक्यूल जिसे आप समझ लीजिए, उसी मॉलिक्यूल को उन्होंने कंपाउंड एटम कह दिया था, तो और कोई फ़र्क नहीं था इसमें, ठीक है, बात समझ में आ गया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला था, अगला पॉइंट इनका था कि एटम जो होते हैं वो फ्रीली जो इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं, यानी फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, बात समझ में आ गया, एटम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इतनी पॉइंट समझ में आ गया, इतने पॉइंट समझ में आ गए, फिर से सुन लीजिए। पहला पॉइंट क्या कहा था, मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर अनकटेबल और इंडिविजिबल नोन एज एटम्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बात था, क्या कहा था इन्होंने, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। थर्ड पॉइंट क्या था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है, समझ बात आ रही है। फोर्थ पॉइंट क्या कहा था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम, ठीक है। फिफ्थ क्या कहा था कि एटम्स कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली, किसी भी केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो ये मेजर 5 पॉइंट हो गए, मोटे मोटे बहुत है इतना, तो बहुत डिटेल थोड़ी ना आपको लिखना है, बस इतना। अगर एटॉमिक थ्योरी पूछा 5 पॉइंट्स बहुत होते हैं, इतना समझ में आ गया। इससे तो बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन था, फिलहाल ये बुलेट पॉइंट्स कुछ इसके थे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्लियर हो गई, ठीक है। अब चलते हैं इसके ज़रा कुछ ड्रॉबैक पढ़ लेते हैं, ठीक है, या लिमिटेशंस देख लेते हैं ज़रा। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या थी, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या थी। देखिए, सबसे पहली बात इन्होंने कहा था कि एटम जो होते हैं, ठीक है, एटम्स वो अनकटेबल या इंडिविजुअल होते हैं, बट ठीक है भाई, इसमें कोई ऐसा ड्रॉबैक तो नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ उन्होंने क्या कही थी कि एटम जो होते हैं, ठीक है, एटम जो होते हैं वो मतलब एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट। तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया था कि हाउ, क्यों होंगे, ठीक है। तो पहली लिमिटेशन क्या हो गया, could not explain how atoms of same element are identical in all respect, ठीक है। सेकेंड लिमिटेशन क्या हो गई, इन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि डिफरेंट के डिफरेंट ही क्यों होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट क्यों होंगे, ठीक है। तो could not explain how different atoms of different element are, मतलब या ऐसे कह लीजिए कि एटम्स या डिफरेंट एटम्स जो होते हैं या एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है, बात समझ में आ गया। तीसरी बात इन्होंने कही थी, तीसरा ड्रॉबैक इनका क्या था, इन्होंने बताया था कि एटम जो होते हैं आपस में कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर कंपाउंड एटम बनाते हैं। तो दो बातें यहाँ नहीं बताई। पहली बात तो ये नहीं बताया कि क्यों कंबाइंड होंगे, एटम्स जो होते हैं वो क्यों कंबाइंड होंगे, और दूसरी बात किस फोर्स से कंबाइंड होंगे। मान लीजिए कंबाइंड हो भी रहे हैं तो कौन सा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काम कर रहा होगा, ये भी कोई एक्सप्लेन इन्होंने नहीं किया था। बात समझ में आ गया। देखो क्या हुआ था आगे, क्या करेक्शन हुआ, ये भी नहीं पढ़ रहे हम लोग। जो डाल्टन ने बात बताई उसमें क्या गड़बड़ थी, क्या एक्सप्लेन नहीं किया, लिमिटेशंस क्या थी उनकी, ड्रॉबैक क्या थे, वो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो पहला ड्रॉबैक क्या था कि जो भी एटम हो रहे हैं सेम एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होंगे, पर क्यों होंगे ये एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। सेकेंड, कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है। हाउ एंड वाई, कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड वाई एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम,
बात समझ आ गया। तो इस तरह से इनके 3-4 लिमिटेशंस हो गए, इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है इसको। ठीक है, लिमिटेशन क्लियर हो गया, कोई डाउट? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अब इसमें जो डाल्टन साहब ने जो गड़बड़ी की थी उसको यहाँ पे सुधारा गया, उसको यहाँ पे करेक्ट किया गया। ठीक है, अब करेक्शन में क्या क्या था इसको समझ लेते हैं। करेक्शन में क्या क्या था? पहला पॉइंट, डाल्टन साहब ने क्या बोला था कि मैटर जो होता है बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसको काटा या डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन मॉडर्न क्या कह रहा, अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया मॉडर्न ने। मॉडर्न क्या कहना है कि एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बात समझ में आ गया? तो मॉडर्न थ्योरी कहता है कि ऐसा नहीं है कि सबसे छोटा एटम ही है, एक्चुअली एटम भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। देखो, ये नहीं कह रहा कि कई सारे पार्टिकल से, सब एटॉमिक पार्टिकल का क्रेडिट सिर्फ 3 को दिया गया है, बाकी और भी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें माइन्यूट पार्टिकल्स बहुत सारे हैं। ठीक है, पॉजिट्रॉन, पाई मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटीन्यूट्रिनो, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर वो कंसिडरेशन सब एटॉमिक पार्टिकल का क्रेडिट सिर्फ 3 को ही दिया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात समझ में आ गया? तो मॉडर्न थ्योरी क्या कहता है? तो मॉडर्न थ्योरी का पहला पॉइंट क्या था कि एटम्स आर नो लॉन्गर इंडिविजुअल बट इट इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया? ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकेंड पॉइंट का कहना है कि जो एटम्स हो रहे हैं, ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। ये बात गड़बड़ हो गई थी बेटा। गड़बड़ कब हुई? जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हो गई। आइसोटोप की डिस्कवरी हुई तो ये पॉइंट इनका गलत हो गया, तो उसको कहाँ मेंशन कर दिया? मॉडर्न वाले में। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन भाई एक ही एलिमेंट है ना, लेकिन ये रहा प्रोटियम, ये रहा ड्यूटेरियम और ये रहा ट्राइटियम। बेटा एक ही एलिमेंट है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इसके मास क्या कर गए? डिफर कर गए। तो ये बात तो आइडेंटिकल इन्होंने कही थी, ये बात गड़बड़ हो गई। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरी में क्या कर लिया गया? क्या कर लिया गया कि जो एटम्स होते हैं, इसके एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो 1 और मोर देन 1, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा मामलों में डिफर हो सकते हैं। बात समझ में आ गया? एग्जाम्पल क्या रहा? आइसोटोप्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। फिर यहाँ पे किसकी डिस्कवरी हुई बेटा? आइसोबार्स। फिर आइसोबार्स ने कुछ कहानी बदल दी। आइसोबार्स ने कैसे? ज़रा आर्गन को देखिए, 18 आर्गन 40, और ज़रा कैल्शियम को देखिए 20 कैल्शियम 40। तो बेटा इनका मास तो सेम हो गया ना, इनका मास तो सेम हो गया ना। तो आइसोबार्स जो होते हैं इनका मास क्या हो रहा है? सेम हो गया ना। बात समझ में आ रहा? बात समझ में आ रहा? ठीक है, तो थर्ड जो डाल्टन का पॉइंट था कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, सभी मामले में डिफरेंट होंगे। ठीक है, जबकि ये बात मॉडर्न में क्या कर दी गई? करेक्ट की गई। ठीक है, कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में सेम इन 1 और मोर रिस्पेक्ट। अलग अलग एलिमेंट के एटम सेम हो सकते हैं एक या एक से ज़्यादा मामलों में। इतनी चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत समझने में? इतना क्लियर? हाँ, और ज़रा आगे समझ रहे हैं इसको। एक बात और मॉडर्न में ऐड की गई कि एटम्स ऑफ 1 एलिमेंट कैन चेंज इन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यानी कि हम क्या कर सकते हैं? हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा पार्टिकल बम्बार्डमेंट से कर सकते हैं। आगे आप लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। अब ज़रा बेटा समझते हैं इसको। इस प्रोसेस को कहा क्या गया था? मॉडर्न में इसका नाम दिया गया, क्या कहते हैं इसको बेटा? क्या कहते हैं? आप समझिएगा ज़रा। कोई चीज़ एक से दूसरे में चेंज हो जाए, कोई चीज़ एक से दूसरे में चेंज हो जाए। ठीक है, एक से दूसरे में, एक मान लो कि जैसे सपोज करिए एक वर्ड होता है हमारे पास ट्रांसफार्मर। क्या वर्ड हो गया? ट्रांसफार्मर। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांस का मतलब होता है पार, फार्म का मतलब होता है बनाना, मेकिंग, ठीक है, मेक, और मर का मतलब होता है यूनिट।
इसका क्या मतलब है? पार बनाना यूनिट। क्या मतलब इसका? इसका मतलब क्या हो गया? पार बनाना यूनिट, पार मेक यूनिट। अब देखिए ट्रांसफार्मर क्या रहा। ट्रांसफार्मर के पास 11,000 वोल्ट आता है, ठीक है, और इसको ये पार करता है अपने साइड से, ठीक है। 11,000 ले रहा है और उसको कितने में? 220 में तोड़ देता है। 11,000 वोल्ट को लेके 220 वोल्ट में तोड़ देता है, तोड़ के घरों में सप्लाई कर रहा है, यानी बना रहा है ना। तो ऐसी डिवाइस, ऐसी यूनिट, ठीक है, जो पार कर देता है, इधर से लिया इधर पार कर दिया, लेकिन कैसे? बना के पार किया, तो इसीलिए इसको कह दिया ट्रांसफार्मर। बात समझ में आ गई? क्या बोल दिया इसको? ट्रांसफार्मर। सेम इसी तरीके से बेटा इसे क्या बोलेंगे? तो इसे कहते हैं, इधर से इधर चला गया तो इसे क्या बोलेंगे? ठीक है। अब एक चीज़ समझो, अगर कोई चीज़ सिस्टमेटिक चेंज हो रहा है, सिस्टमेटिक चेंज का मतलब समझ रहे हैं? सपोज करिए कि कोई चूहा था, उस चूहे की पूंछ हर दिन थोड़ा गायब होती थी, ठीक है। तो एक समय ऐसा आया होगा जब पूरी पूंछ गायब हो गई होगी। अब उस गायब पूंछ वाले को उसके एंसेस्टर्स, उससे जिसके पास पूरी पूंछ रही होगी, अगर इन दोनों को एक साथ रखें तो दो वैरायटी समझ में आई कि नहीं आई? दो वैरायटी हुई ना, ठीक है। लेकिन अचानक तो नहीं हुई, धीरे धीरे हुई, तो इसे कहते हैं वेरिएशन। इसे क्या कहते हैं? वेरिएशन, ठीक है। बात समझ में आ गया? अब अगर कई लोग को देखा होगा आपने कि 6 उंगलियां हो जाती हैं। अब ऐसा तो नहीं था ना कि उनके सिस्टम में 5 थी, फिर धीरे धीरे बढ़ते आज 6 पूरी आ गई, ऐसा तो नहीं था ना, ठीक है। सडन चेंज हो गया, सडन दिख जाता है अगली जनरेशन में, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं म्यूटेशन। जब कोई सडन चेंज होता है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं, जब सिस्टमेटिक चेंज होता है तो उसे वेरिएशन कहते हैं। तो बेटा ये सडन चेंज होगा ना तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है। अरे आर पार एक वर्ड सुने हैं, आर पार की लाई, केमिस्ट्री में उसको सिस ट्रांस कहते हैं, ठीक है। सिस ट्रांस, सिस का मतलब होता है आर और ट्रांस का मतलब होता है पार, सिस ट्रांस। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी समझ में आ गई? कोई दिक्कत है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी समझने में? ठीक है। तो हमने क्या देखा? एटॉमिक थ्योरी चल रही थी। एटॉमिक थ्योरी में एटम, एटम नाम किसने दिया? डेमोक्राइटस ने। कहाँ से? एटमॉस से। फिर हमने पढ़ा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ड्राबैक एटॉमिक डाल्टन्स की, और फिर मॉडर्न थ्योरी। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत बेटा? अब नेक्स्ट हम चलते हैं बर्जीलियस हाइपोथेसिस, ठीक है। बर्जीलियस हाइपोथेसिस एंड बर्जीलियस लॉ, उनका हाइपोथेसिस और उनके लॉ को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो बर्जीलियस एक ऐसे साइंटिस्ट थे, इनका दुर्भाग्य बड़ा इनके साथ चला है। अच्छा, हर उस आदमी का दुर्भाग्य साथ चलेगा जो सबसे पहले इनिशिएटिव लेगा। भाई जिसने सबसे पहले एरोप्लेन बनाया वो उतना अच्छा तो बनाया नहीं होगा, जिसने सबसे पहले साइकिल बनाई उतना अच्छा तो बनाया नहीं होगा। जो पहले कोई भी काम करेगा तो उसका काम तो थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा ही ना। धीरे धीरे ना वो मॉडर्निस्ट आएगी, पर महानता उसकी है कि उसके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है आइडियाज़ का आना। भाई किसी ने सबसे पहले सोचा होगा ना कि दो पहियों को रखेंगे, आगे पीछे रखेंगे, उसमें बैठ के हम चलाएंगे तो दोनों बराबर में चलेगा। ज़्यादातर तो लोग सोच के यही बेहोश होंगे, दोनों टिके क्या, इससे तो गिर जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचा ना सोचने वाले ने, सबसे पहले जिसने सोचा, क्या बुद्धि लगाई थी बहुत बढ़िया ब्रेन इस्तेमाल किया, ठीक है। तो देखिए ज़रा क्या हम पढ़ने वाले हैं, बर्जीलियस हाइपोथेसिस, ठीक है। तो बेचारे की दुर्भाग्य क्यों था? क्योंकि सबसे पहले इनिशिएटिव लेता था, और जब सबसे पहले इनिशिएटिव लेता था तो वो चीज़ें गलत हो जाती थी। बाद में नई नई डिस्कवरीज होती थी, नए रिसर्च हो जाते थे, गड़बड़ हो जाता था इनका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बर्जीलियस ने क्या कोशिश किया, देखिए हिम्मत कितनी थी। इन्होंने देखा कि जो जितने भी कम्बिनेशंस के लॉ हैं, ठीक है, वो सभी बाई मास सेटिस्फाइड हो रहा है। डाल्टन साहब भी उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं बाई मास लेके, ठीक है। डाल्टन ने बाई वॉल्यूम सेट, ये भी इनका एक ड्रॉबैक है,
कि केमिकल कम्बिनेशन जो था उसको बाई मास से सेटिस्फाइड किया था, बाई वॉल्यूम सेटिस्फाइड नहीं किया था। और गैलिसैक साहब क्या थे, बाई वॉल्यूम सेटिस्फाइड किए। तो ये क्या कोशिश की कि डाल्टन को और गैलिसैक को मिला देते हैं, ठीक है, और किसी भी एक इक्वेशन को बाई मास और बाई वॉल्यूम दोनों तरीके से सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है, क्लियर। और इन्होंने क्या किया, उसके सेटिस्फाइड करने के लिए इन्होंने क्या किया, सपोज करिए हाइड्रोजन है, ठीक है, और क्लोरीन हो गया, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन हो जाएगा तो क्या बनेगा, बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। यही तो होगा, यही तो होगा, ठीक है। तो अगर ये 1 वॉल्यूम हो गया, ये 1 वॉल्यूम हो गया, तो ये 2 वॉल्यूम बनेगा कि नहीं, अकॉर्डिंग टू गैलिसैक बनेगा ना। तो अगर ये n एटम हो गया, अब ये आ गया मास पे, ठीक है, पहले किसको ले लिया, गैलिसैक को, अब किस पे आ गए, डाल्टन को लेके। यहाँ भी अगर n एटम ले तो ये क्या बनेंगे, 2n एटम्स या कंपाउंड एटम्स, कंपाउंड एटम्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 एटम लिया इन्होंने और यहाँ पे भी 1 एटम ले लें, तो यहाँ पे 2 कंपाउंड एटम बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो अगर हमें 1 कंपाउंड एटम बनाना हो तो 1 कंपाउंड एटम बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये हाफ एटम लेना पड़ेगा, और ये क्या, ये भी हाफ एटम लेना पड़ेगा, ऐसे ही तो हाफ हाफ एटम लेंगे, 1 कंपाउंड एटम बन जाएगा। यही तो बात थी, ठीक है। तो बर्जीलियस का क्या कहना था कि किसी भी कंपाउंड या किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना, वो एटम होता है। अल्टीमेटली ये एटम लेके चले थे, इनसे यही गलती हो गई, ठीक है। ये अल्टीमेटली एटम को लेके चले और इन्होंने एक हाइपोथेसिस दे डाला। कौन सा हाइपोथेसिस दे डाला, क्या दिया, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। बेटा यही मिस्टेक हो गई, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर हमने 1 लीटर, मान लो एक कंटेनर, 2 कंटेनर ले लिया, ठीक है, ये 1 लीटर का लिया, दोनों 1 लीटर का ले लिया, ठीक है, एक में ऑक्सीजन डाल दिया, एक में CO2 डाल दिया, क्लियर, ठीक है। तो इसमें जितना एटम होंगे इतना एटम इसमें भी होंगे, अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर पर रखें तो एक ही मॉलिक्यूल में एटम का काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इन्होंने अल्टीमेट पार्टिकल किसको लेके चला, किसी सब्सटेंस का एटम, यही गड़बड़ हो गया था, क्लियर। तो बर्जीलियस का जो हाइपोथेसिस था वो क्या था, क्या था बेटा, वो था अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक। और इसी कॉन्सेप्ट पे इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दे डाला। तो बेटा इन्होंने क्या किया, एटम को काट दिया। जैसे ही एटम को काटा, बस डाल्टन साहब क्या हो गए, एकदम बिगड़ गए। भाई अभी हम बोले थे कि एटम क्या है, इंडिविजुअल, अनकटेबल है, काटा या डिवाइड नहीं किया जा सकता, आपने तो काट डाला। एटम को आधा काट के दिखाओ, बना के दिखाओ, बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अब ये बेचारे बर्जीलियस साहब क्या हुए, बहुत बुरी तरीके से फंस गए। तब कौन आए, गुरुजी, कौन आए, गुरुजी आए इनके, कौन आया, एवोगैड्रो। और फिर क्या आया, एवोगैड्रो लॉ एंड एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोस लॉ पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। तो एवोगैड्रो ने क्या कहा, इनका कहना था कि देखो भाई, इन्होंने समझाया बर्जीलियस को कि देखो एटम और मॉलिक्यूल 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं, एटम और मॉलिक्यूल 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो एटम होता है, लेकिन किसी जो सब्सटेंस है उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो एक मॉलिक्यूल होता है। तो हाइड्रोजन एक सब्सटेंस लिया आपने, क्लोरीन एक सब्सटेंस लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड एक सब्सटेंस लिया, तो इस सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो तो एक मॉलिक्यूल होगा ना, वो एटम नहीं होगा। बात समझ में आ रहा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगर हम यहाँ पे 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम ले, ठीक है, ये भी सही है। एन एटम नहीं लेना है आपको, यहाँ पे क्या लेना है, एन मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या लेंगे आप, मॉलिक्यूल, ठीक है।
और यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, सब कुछ मॉलिक्यूल करने वाले हैं, यही चीज़ चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब मॉलिक्यूल कर देंगे, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ले लें और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ले लें, तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो अगर हम 1 मॉलिक्यूल बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम हाफ मॉलिक्यूल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मॉलिक्यूल को तो हाफ कर ही सकते हैं मॉलिक्यूल। अब ये बिल्कुल फिट बैठ गया, ये बिल्कुल सही था। ठीक है, बस समझ आ गया। तो एवोगाड्रो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एटम और मॉलिक्यूल को क्लियर कट डिफाइन किया था। तो एवोगाड्रो वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिफाइन क्लियर कट डिफाइन किसको, एटम एंड मॉलिक्यूल। तो एटम क्या होता है, किसी एलिमेंट का जो अल्टीमेट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसको एटम कहते हैं। और किसी कंपाउंड या किसी सब्सटेंस का, कंपाउंड में कहेंगे सब्सटेंस कहिए, किसी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। ये क्लियर कट डिफाइन किया और एक यहीं पे हाइपोथेसिस दिया, लॉ दिया इन्होंने, हाइपोथेसिस कहेंगे कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बस बर्जीलियस वाले से एटम हटा के मॉलिक्यूल लगा दिया। ठीक है, अब अभी मैंने जैसे एग्जांपल लिया था कि एक कंटेनर है, ये 1 लीटर है, दूसरा कंटेनर है, ये भी 1 लीटर है, तो इसमें O2 भर दिया, इसमें CO2 भर दिया। बेटा एक मॉलिक्यूल ये भी है, एक मॉलिक्यूल ये भी है, तो इसमें भी 10 मॉलिक्यूल आएगा, तो इसमें भी 10 मॉलिक्यूल आएगा। बात समझ आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, तो हुआ क्या था, बर्जीलियस ने क्या किया, बर्जीलियस वॉज ट्राइंग टू कोरिलेट व्हाट, एनी केमिकल रिएक्शन बाय वॉल्यूम एंड बाय मास। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, गैलुसैक लॉ और डाल्टन्स लॉ को कंबाइन करने की कोशिश किया। डाल्टन को कंबाइन करने का क्या मतलब रहा, केमिकल कॉम्बिनेशंस जो बाय मास थे उसको डाल्टन ही सेटिस्फाइड कर रहे थे, जस्टिफाई कर रहे थे, किया था उन्होंने जस्टिफाई। ठीक है, तो अब जैसे ही ये बर्जीलियस ने एक हाइपोथेसिस दिया कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, एटम का के सारा मामला ख़राब हो गया। ठीक है, फिर इन्होंने एटम को काट दिया। जैसे ही एटम को काटा तो डाल्टन साहब भड़क गए, और भड़क गए तो फिर उसको शांत करने के लिए कौन आए, एवोगाड्रो साहब पूरा डिटेल एक्सप्लेन किए कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, तो किसी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, अल्टीमेट पार्टिकल होता है, वो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और अब इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, एक लॉ बताया, क्या था वो, कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और अब उन्होंने एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल लेके, वही बर्जीलियस वाले एग्जाम्पल को ही एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक समझने में कहीं कोई परेशानी? ठीक है, तो इससे आगे हम लोग चलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है।